हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एसएससी जेईई 2021 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसका कुछ अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे कि उसको कम से कम समय में बना दें, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस RL that will result in maximum power delivered to the load for given circuit. Also determine maximum power Pmax delivered to the load resistance. देखिए इसमें RL का वैल्यू निकालने बोल रहा है और Pmax का वैल्यू निकालने बोल रहा है। देखिए Pmax का हम ऑप्शन को एक बार देखें तो Pmax का दो वैल्यू मैच कर रहा है। Pmax का दो वैल्यू मैच कर रहा है, 225 225 200 200। तो हम P का वैल्यू, अब इधर R का वैल्यू देखते हैं तो R का सभी वैल्यू सेम है। R का चारों वैल्यू डिफरेंट है, R का चारों वैल्यू डिफरेंट है। तो अगर हम R का वैल्यू निकालेंगे तो हमको P का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन देख करके ही हम यहाँ से समझ गए कि हमको P का वैल्यू नहीं निकालना, हमको सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना। इसलिए कम्पिटिटिव में अगर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं तो एक बार पहले ऑप्शन को ज़रूर देखिए कि देखिए अगर हमको निकालना है R का वैल्यू तो क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे तो 30 पैरेलल 150 हो जाएगा, 30 पैरेलल 150 हो जाएगा। तो इस तरह के पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करने के लिए हम बताए हैं। तो इसको क्या करेंगे, 30 को 1 मान लेंगे और इसको 5 मान लेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 5/6 इंटू 30 इंटू 5/6 इसका इक्विवेलेंट आएगा। ये कटेगा तो ये 5 हो जाएगा, 25, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर रहे हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन को चुन कर सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा। इसमें आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। तो देखिए जेनर डायोड जो यहाँ पे लगाया है, इसको किस तरह से लगाया है। जेनर डायोड को यहाँ पे लगाया है, देखिए जेनर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ है वो 10 वोल्ट है। यानी 10 वोल्ट के पहले जेनर डायोड से कोई करंट पास नहीं होगा, कोई करंट पास नहीं होगा। यानी ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा, ये जेनर डायोड ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा। तो ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा तो टोटल का टोटल वोल्टेज, यानी जब तक इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी 10 वोल्ट से कम हम लोग अप्लाई करेंगे तो टोटल का टोटल वोल्टेज इसी के अक्रॉस यानी इसके अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, इसके क्रॉस अपीयर होगा, यानी कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो देखिए तो इनपुट वोल्टेज हम लोग कितना दे रहे हैं, 6 वोल्ट, जो कि इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी 10 वोल्ट से कम है। तो इसलिए आउटपुट में यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन में दिया हुआ है 6 वोल्ट और एक ऑप्शन में दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो हम लोग को 6 वोल्ट कब मिलता है, 6 वोल्ट तब मिलता है जब जेनर डायोड को यहाँ पे लगाते हैं। जेनर डायोड को इस तरह से लगाते हैं तो हमको 6 वोल्ट मिलता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इसमें एक ऑप्शन 6 वोल्ट भी दिया है। तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 वोल्ट। क्यों, क्योंकि 10 वोल्ट के पहले ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 59। इसमें बोल रहा है कि जनरेटर है जो कि सप्लाई कर रहा है 200 वोल्ट पे। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, NG यानी जनरेटर के केस में कितना स्पीड होगा और NM यानी मोटर के केस में कितना स्पीड होगा। तो यहाँ हम लोग को स्पीड निकालने के लिए कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जिससे हम लोग को स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जो EMF होता है, EMF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है N। तो हम दोनों केस में EMF निकाल सकते हैं, यानी मोटर के केस में बैक EMF निकाल सकते हैं और जनरेटर के केस में जनरेटेड EMF निकाल सकते हैं। तो वो दोनों का जो रेशियो होगा वही स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। तो देखिए जनरेटर के केस में कितना होगा, जनरेटेड EMF कितना होगा, ये जो वोल्टेज ये जो दिया हुआ है ये टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है। जैसे अगर ये जनरेटर है तो ये टर्मिनल पे 200 वोल्ट दिया हुआ, यहाँ पे 200 वोल्ट दिया हुआ। तो जनरेट ये कितना करेगा, देखिए तो जनरेट कितना करेगा,
4 किलोवाट पावर दिया हुआ है, 4 किलोवाट पावर दिया हुआ है, 200 वोल्ट ये दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो इस केस में करंट कितना हो जाएगा? इस केस में करंट हो जाएगा आपका 20 एम्पियर, 4000/200, 4000/200, 4000/200, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 20 एम्पियर। तो करंट 20 एम्पियर हो जाएगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम दिया हुआ है, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा? 20 × 5 यानी 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो जनरेटर के केस में ई जनरेटेड कितना हो जाएगा? ई जनरेटेड हो जाएगा 210 वोल्ट, 210 वोल्ट। अगर यही मोटर रहता तो यहाँ पे 200 वोल्ट हम लोग देते हैं, 200 वोल्ट देते तो बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना होता? बैक ईएमएफ का वैल्यू हो जाता 200 में से 10 वोल्ट ड्रॉप होकर के घटता, तो ईए का वैल्यू यानी मोटर के केस में ईबी यानी बैक ईएमएफ का वैल्यू कितना होता? बैक ईएमएफ का वैल्यू हो जाता 200 में से 10 वोल्ट घट करके 190 वोल्ट हो जाता, 190 वोल्ट हो जाता। तो देखिए, तो यहाँ से अगर हम ईजी बट्टा ईबी निकालना चाहें यानी मोटर के केस में कितना है, तो देखिए तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा? 210/190, 210/190। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1.105। इसको फिर से समझिए, यहाँ पर हम लोग पूछ रहा है कि जनरेटर के केस में स्पीड क्या होगा और मोटर के केस में स्पीड, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग स्पीड नहीं निकाल सकते, जो हम लोग को डाटा दिया हुआ है यहाँ से हम लोग स्पीड नहीं निकाल सकते। तो स्पीड नहीं निकाल सकते तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग दोनों केस में उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा मशीन में वो चीज निकाल सकते हैं। तो जनरेटर के केस में क्या ईएमएफ जनरेट होगा? तो जनरेटर के केस में जो ईएमएफ जनरेट होगा वो टर्मिनल वोल्टेज में जितना मिल रहा है और प्लस में जो ड्रॉप हुआ है, तो हम लोग ड्रॉप निकाले थे 10 वोल्ट, उतना ईएमएफ जनरेट होगा जनरेटर के केस में। अगर मोटर के केस में देखना चाहें तो मोटर के केस में कितना हो जाएगा? मोटर के केस में देखना चाहें बैक ईएमएफ ईबी, तो वो क्या हो जाएगा? जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है और जो ड्रॉप हुआ है वो घट जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस। तो जो ईजी/ईएम का रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा ये स्पीड का, क्योंकि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है। तो यहाँ से अगर निकालिएगा तो 210/190 कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। ये चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालने कह रहा है? एवरेज ईएमएफ। तो देखिए, हम लोग ईएमएफ में क्या जानते हैं? डीसी में ईएमएफ इक्वल टू फाई पी जेड एन बाई 60A। देखिए, तो यहाँ से एन क्या है? एन स्पीड है, लेकिन यहाँ स्पीड क्या दिया हुआ है? स्पीड ओमेगा एम दिया हुआ है। और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉइल दिया हुआ है, कंडक्टर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, फाई पी ये सब गुना में है। तो देखिए, तो अगर सभी में ओमेगा एम दिया हुआ है, अगर ओमेगा एम का वैल्यू रखिएगा तो 2πn/60 आएगा, 2πn/60। तो देखिए, तो ये इक्वेशन में कहीं पे पाई है, कहीं पे भी पाई नहीं है। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि पाई नहीं है तो पाई को ख़त्म करना है। तो देखिए, ओमेगा एम बटा पाई, यानी सिर्फ यही ऑप्शन जिसमें है, जिसमें नीचे पाई है, तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, यानी पाई वाला टर्म खत्म हो जाएगा। और बाकी टर्म में ओमेगा एम का वैल्यू रखेगा तो सभी में पाई का वैल्यू आएगा। लेकिन हम लोग जनरेटर में या डीसी मशीन जनरेटर या मोटर दोनों किसी में भी हम लोग जो उसका ईएमएफ का इक्वेशन देखते हैं उसमें पाई का वैल्यू नहीं रहता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे ही छाट सकते हैं इसको, अदरवाइज इसको वैल्यू पुट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ इसी चीज़ को ध्यान में रखना था कि इसी में एक ऐसा है जिसमें पाई नीचे रख रहे हैं। पाई नीचे रखने से क्या होगा? इसमें जो पाई वाला टर्म होगा
ओमेगा का वैल्यू जब रखेंगे 2πn/60 तो नीचे पाई है तो पाई वाला टर्म खत्म हो जाएगा, पाई वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो ये इक्वेशन आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी निकालना है ईएमएफ, इंड्यूस्ड आर्मेचर वोल्टेज। तो ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू होता है फाई पी जेड एन बाई 60A। देखिए तो ये बोल रहा है लैप बाउंड मशीन, यानी ए और पी तो खत्म हो गया। अब देखिए फाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.02 और स्पीड दिया हुआ है 1000 RPM। तो दोनों को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी एन और फाई को गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। और जेड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 462। तो देखिए तो 462 ये हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 60। अब 60 में इसको काटिएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब 462 में 300 भागा दीजिएगा तो 154 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है अल्फ़ा का वैल्यू। तो अल्फ़ा इक्वल टू होता है अल्फ़ा इक्वल टू बीटा बाई गामा, बीटा बाई गामा या बीटा प्लस 1, बीटा बाई गामा और गामा इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1। तो देखिए तो यहाँ से आई बी और आई ई और आई बी दिया हुआ है। तो आई को ही माइक्रो एम्पियर में लिखेंगे तो 2000 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। और गामा निकालेंगे तो गामा इक्वल टू हो जाएगा 2000 एम्पियर, यानी आई ई बटा आई बी, आई ई बटा आई बी यानी 2000/20, यानी गामा का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 100, गामा इक्वल टू 100। और जब गामा इक्वल टू 100 हो जाएगा तब बीटा इक्वल टू 99, यानी गामा में से 1 घटाएंगे तो बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे अल्फ़ा तो 99/100 यानी 0.99। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में निकालना है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वोल्टेज दिया हुआ है 230 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर और 6 घंटा तक यूनिटी पावर फैक्टर पे चला रहा है। तो डिस्क इतना रोटेशन रोटेट कर रहा है। तो देखिए तो डिस्क जब इतना रोटेशन रोटेट कर रहा है तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 230 वोल्ट और ये 4 एम्पियर और ये टाइम कितना क्या चीज़ में दिया हुआ है, घंटा में दिया हुआ है 6 घंटा। तो इतना वाट आवर हो जाएगा। अगर इसी को हम किलो वाट आवर में लिखेंगे, किलो वाट आवर में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो पूछ रहा है कि कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर इतना रिवोल्यूशन रोटेट करेगा। देखिए इतना रिवोल्यूशन रोटेट कर रहा है तो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। तो अगर एक रिवोल्यूशन के लिए निकालेंगे यानी एक बार घूमेगा तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो इतना भागा दे देंगे, इससे भागा दे देंगे इतना में। वही अगर हम 1240 के लिए निकालना चाहें तो 1240 के लिए निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे, इससे भागा देंगे और इससे गुना करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट पहले इसी को देख लेते हैं। 1240/2208। तो इसको अगर अप्रॉक्स वैल्यू निकालें तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 6/11, 6/11, इससे कुछ ज़्यादा ही होगा। अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए तो इसका 6/11 आ जाएगा। तो 6/11 से इसमें गुना कीजिए, तो 6/11 से गुना कीजिए और किलोवाट आवर में बोल रहा है। तो किलोवाट आवर में बोल रहा है तो आप यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए, यानी 1000 से भागा देना है तो यहाँ पे पॉइंट दे दीजिए या इसमें यहाँ पे पॉइंट दे दिए, यानी हमको जो आंसर आएगा वो इतना आएगा 0.23 गुने 6 चौके 24 गुने 5/11, 5/11। देखिए तो इतना आएगा। अब इस चीज़ को कीजिएगा तो देखिए 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये 24 है तो इसको लगभग 2 दे रहे हैं, लगभग 2 लिख दे रहे हैं। तो देखिए तो 5 दूनी 10, 6/11 था ना, ये 6/11 था, 6/11 था। देखिए इसको फिर से लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं इसको। तो कितना आया था 6/11, 6/11 से गुना करना था 0.23 × 24। तो देखिए तो ये पॉइंट को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर दे रहे हैं
यहाँ से हटा करके यहाँ पे कर दे रहे हैं और इसको काट देते हैं 2 टाइम्स। 2 टाइम्स से कुछ ज़्यादा ही होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, 2 से कुछ ज़्यादा होगा ये, और ये भी कुछ ज़्यादा ही था। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 गुने 0.24। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो बराबर है 44 से, और ये हो जाएगा 144 दूनी 288, यानी 2.88 आएगा। और हम लोग इसको भी जब अप्रोक्सीमेट किए थे तो ये कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, और इसको भी अप्रोक्सीमेट किए हैं तो 11 दूनी 22, यानी ये भी कुछ ज़्यादा ही है। तो जो वैल्यू आने वाला है इससे कुछ ज़्यादा ही होगा। तो इससे कुछ ज़्यादा वैल्यू कौन सा है? 3.11। अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो ज़्यादा चांस रहता है कि सही होगा, ऐसा नहीं है। और पूरा आप कन्फर्म गुना कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है? इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है एम्पियर टर्न, टोटल एम्पियर टर्न निकालने का रहा है, टोटल एमएफ निकालने बोल रहा है। तो एमएफ को एम्पियर टर्न में दर्शाते हैं, यानी तीनों का जो एम्पियर टर्न या एमएफ होगा उसको ऐड करना है। तो देखिए तीनों ऐड होगा या कोई सब्सट्रैक्ट भी होगा, इस चीज़ को देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसके कारण जो एमएफ आएगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी क्लॉकवाइज। और इसमें अगर निकालिएगा, इसका डायरेक्शन निकालिएगा, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालिएगा, तो इसका डायरेक्शन निकालिएगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, यानी ये भी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन इसका आप निकालिएगा डायरेक्शन तो इसका इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला को और सेकंड वाला का एम्पियर टर्न निकाल करके जोड़ देना है और थर्ड वाला को घटा देना है। तो फर्स्ट वाला का कितना है? फर्स्ट वाला का है 300 गुने करंट है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, और जोड़ देना है सेकंड वाला है 600, करंट है 4 एम्पियर, और थर्ड घटा देना है 600 माइनस 600 गुने करंट इसमें है 3 एम्पियर। तो इसको कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे हमको केसीएल लगाना है, ए पॉइंट पे हमको केसीएल लगाना है। तो देखिए तो ए पॉइंट पर केसीएल लगाएंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, करंट जा रहा है कितना 0.5 आई नोट जा रहा है, और 3 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ से आ रहा है कितना आई नोट आ रहा है। देखिए तो आई नोट का वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, आई नोट का वैल्यू निकल करके आ जाएगा =0। तो आई नोट का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा 6 एम्पियर, और 6 एम्पियर इसमें जो ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप, तो 6 × 4 यानी 24 वोल्ट आ जाएगा। तो एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा इसको डायरेक्टली इस तरह से सोच सकते हैं कि देखिए 0.5 आई नोट इधर से आ रहा है, 0.5 आई नोट इधर से आ रहा है, 0.5 आई नोट इधर से आ रहा है, और 1 आई नोट इधर जा रहा है, 0.5 आई नोट इधर से आ रहा है और 1 आई नोट इधर जा रहा है। इसका मतलब 0.5 आई नोट इधर से भी आना चाहिए, इस तरह से सोच सकते हैं। तो 0.5 आई नोट इधर से आना चाहिए, तो 0.5 आई नोट जो आ रहा है उसका वैल्यू 3 एम्पियर है, तो आई नोट का वैल्यू 6 एम्पियर हो जाएगा। तो इस तरह से डायरेक्ट सोच करके भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोल रहा है अल्टरनेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर, मतलब अल्टरनेटर में लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर फ्लक्स क्या होता है, ऐड होता है, डिस्टॉर्ट होता है, डज नॉट अपोज। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको, ये क्वेश्चन सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर जो जानते होंगे वो ऐड होगा, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि ऐड होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ऑप्शन से भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होगा लीडिंग और लैगिंग में कि ऐड होगा या डिस्टॉर्ट होगा। तो देखिए एक ऑप्शन दिया है ऐड और एक ऑप्शन दिया है डिस्टॉर्ट और एक ऑप्शन अपोज दे दिया है। तो देखिए अपोज और डिस्टॉर्ट दोनों एक ही बात हो गया, तो ये ऑप्शन तो छट गया। डिस्टॉर्ट और अपोज दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया, तो ये ऑप्शन छट गया। तो अगर आपको नहीं भी याद है
अगर ऑप्शन में इस तरह से दिखता है कि दो ऑप्शन का मीनिंग सेम ही निकल रहा है तो उस कंडीशन में उसको छाड़ दीजिए, तो यहाँ से निकल आंसर आपका आ जाएगा ऐड। ऐसे ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, ये बेसिक चीज़ है, बट नहीं भी जानते हैं तो इस तरह से ऑप्शन छाड़ सकते हैं आप। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें निकालने बोल रहा है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, यानी जो कोल हम लोग जला रहे हैं पावर स्टेशन में उसका कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है, देखिए इसका यूनिट क्या दिया है, कैलोरी पर केजी, यानी पर केजी कितना कैलोरी जनरेट कर रहा है कोल। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0.5 केजी कोल से 0.5 केजी कोल से 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट एनर्जी जनरेट होता है। तो देखिए 1 यूनिट इक्वल टू दिया है 860 किलो कैलोरी। अब देखिए तो 1 केजी से कितना एनर्जी आउटपुट हमको मिलेगा, 1 केजी से कितना एनर्जी आउटपुट मिलेगा, 1 केजी से एनर्जी आउटपुट हमको मिल जाएगा 2 यूनिट। 2 यूनिट को अगर हम किलो कैलोरी में बदलेंगे तो 860 से गुना करेंगे, 860 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 1720 किलो कैलोरी। यानी अगर हम 1 केजी कोल जो है बर्न करेंगे तो इतना हमको एनर्जी आउटपुट मिलेगा, इतना हमको एनर्जी आउटपुट मिलेगा। लेकिन बोल रहा है इफिशियंसी 25% है। 25% इफिशियंसी कहने का मतलब है जो हम लोग जो कोल से आउटपुट मिल रहा है उसका सिर्फ जो कोल का कैलोरीफिक वैल्यू है, यानी कोल को जलाने पे जो उससे एनर्जी निकल रहा है उसका सिर्फ 25% ही आउटपुट पे मिल रहा है। तो इतना एनर्जी 1 केजी कोल से इतना एनर्जी आउटपुट में मिल रहा है, तो 1 केजी कोल कितना एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो जनरेट कितना करेगा, इसका 4 गुना, यानी 4 का सिर्फ मतलब 25% का मतलब क्या बोल सकते हैं, 25% का मतलब 1/4, यानी 4 हिस्सा का 1 हिस्सा ही सिर्फ आउटपुट में मिल रहा है, तो 4 हिस्सा कितना हो जाएगा, इतना इंटू 4, यानी आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही इसमें गुना कीजिएगा 2 × 860, तो जैसे ही यहाँ पे आंसर आता है तो सबसे पहला ऑप्शन में यानी जो आपका आंसर रहेगा उससे पहले वाला ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करना है। अब देखते हैं अगला। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिलीवर लोड पे डिलीवर कर रहा है कितना करंट, 30 एम्पियर, 30 एम्पियर करंट डिलीवर कर रहा है और इतना वोल्टेज है, तो पावर कितना हो जाएगा V × I, यानी 120 × 30 यानी 3600 आ जाएगा, 3600 वाट। और देखिए कितना मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, 4500 जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। तो अगर इसका एफिशिएंसी निकालना चाहें तो इतना आउटपुट मिल रहा है और इनपुट मैकेनिकल एनर्जी कितना दे रहे हैं 4500, तो आउटपुट बटा इनपुट इंटू 100 करेंगे तो 80% एफिशिएंसी आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछ रहा है एवरेज वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू निकालना और इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं। तो एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो साइन जो भी वेव दिया हुआ है उसका अगर वो पूरा टाइम पीरियड के लिए रहता तो उसका क्या एवरेज होता, उसमें आप गुना कर दीजिए। एवरेज निकालना है तो उसमें आप गुना कर दीजिए T/T से। ये T क्या है, ये T है कि कितना टाइम पीरियड के लिए वो वेव प्रेजेंट है और ये T है कि उसका कितना टाइम पीरियड है। तो देखिए T है 0.1 सेकेंड और कैपिटल T है 0.3 सेकेंड, तो T/T कितना हो जाएगा 1/3, यानी 20/3 इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगा 6.67। तो 6.67 दो गो में आ रहा है A और C। अब हमको निकालना है आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू के लिए जो उसका आरएमएस वैल्यू यानी अगर ये पूरा में रहता तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या होता, अगर ये वेव पूरा टाइम पीरियड में रहता तो क्या होता, उस चीज़ को लिख दीजिए और उसमें गुना कर दीजिए T/T अंडर रूट से। T/T अंडर रूट, T क्या है कितना पीरियड के लिए, छोटा T क्या है कितना पीरियड के लिए वेव प्रेजेंट है और बड़ा T क्या है उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है 3 टाइम्स है टाइम पीरियड, तो T/, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा √1/3 यानी। और वेव कैसा है, वेव है स्क्वायर वेव है, यानी
नॉर्मल में इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता, नॉर्मल यानी पूरा प्रेजेंट रहता, पूरा टाइम पीरियड के लिए वेव प्रेजेंट रहता, तो इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता, इसका आरएमएस वैल्यू 20 हो जाता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 20 में गुना कर देंगे, 20 में गुना कर देंगे 1/√3 से, 20 में गुना करेंगे 1/√3 से। तो 20 में गुना करेंगे 1/√3 से, तो यहाँ से हम देखेंगे तो 20 में भागा करना है 1.732, तो वैल्यू जो आएगा 10-11 के आसपास आएगा, 10-12 के आसपास आएगा, यही ना आएगा। 2 से भागा देते 20 में 2 से भागा देते तो 10 आता, लेकिन भागा कितना से दे रहे हैं, 1.73 से दे रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू आने वाला है वो 10 से 12 के बीच आने वाला है। तो देखिए तो दो ऑप्शन मिला था, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी मिला था 6.67। देखिए तो इसी का ना इसका वैल्यू कितना आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ से ये ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन छाट सकते हैं।